हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है? चलो कोई बात नहीं। अगर आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं भी चल रही तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आइए जरा उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी तैयारी हमेशा एकदम फर्स्ट क्लास होती है। शायद हमें कुछ सीखने को मिले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम अपनी क्लास के टॉपर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यार, हर क्लास में एक ना एक स्टूडेंट ऐसा जरूर मिलता है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। टीचर का लाडला होता है, चाहे कोई सरप्राइज टेस्ट हो या कोई डिफिकल्ट टेस्ट। ये हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। इनके इतने अच्छे मार्क्स देख के ना कभी-कभी शक होता है। हमें शक होता है यार, हमारी जो जो टीचर है, वो पढ़ाती तो हम सबको है, लेकिन शायद सीक्रेट तरीके से इस टॉपर को हेल्प करती है। जिसकी वजह से ये क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आता है। या कभी-कभी शक होता है कि यार ये जो टॉपर है, हमारी क्लास टीचर का दूर का रिश्तेदार है, जिसकी वजह से मैम इसको हेल्प करती है और चाहती है कि यही हमारी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करे। और एक हम है जो कितना भी अच्छा लिख लें, कितना भी अच्छा पढ़ लें, कभी भी इससे ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाते और ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए, थोड़े समझदार हुए, तो हमें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कहानियां मनगढ़ंत हैं। इनका कोई भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है। हमने जाना एक टॉपर अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखता है। पहला, वो रेगुलर स्टडी करता है और मेहनत करता है। मतलब वो डेली नॉलेज गेन करता है। और वह इतना समझदार है, वो सिर्फ नॉलेज पर डिपेंड नहीं रहता। वो अपने आंसर साफ साफ सही तरीके से लिखना भी जानता है, यानी क्लियर एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। और वह समय की कद्र करके सही समय पर अपना एग्जाम खत्म करता है, यानी कि वो टाइम मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान रखता है। और यही 3 राज हैं जिसकी वजह से वो सभी एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर करता है। आप स्कूल में, ट्यूशंस में क्लासेस तो लेते ही होंगे और कभी-कभी कुछ वीडियोस भी देखते होंगे, जहां आपको आसानी से नॉलेज बेस्ड कंटेंट मिल जाता है। कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, सब आसानी से मिलता है। और कहीं-कहीं पर टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी लोग बात कर लेते हैं, लेकिन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करता, जो कि बोर्ड एग्जाम को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें अपने आंसर्स अपनी आंसर शीट में किस तरीके से लिखना चाहिए और किन-किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि चेकर हमसे इम्प्रेस होकर हमें फुल मार्क्स देने में बिल्कुल भी ना रुके। इन चीजों को ध्यान में रखकर आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी ऊपर जा सकता है। और अगर आपने इसमें मेहनत का तड़का लगा दिया, तो हो सकता है आप टॉपर के स्कोर को भी बीट कर दो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पिछले 4 साल के साइंस के टॉपर की आंसर शीट को ऑब्जर्व किया है। मैंने उनके आंसर्स लिखने, डायग्राम बनाने और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के पैटर्न को ध्यान से देखा है। साथ ही कुछ ऐसे टीचर से बात की है जो सालों से बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेक कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जो इस बार एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी ही होगी। तो मान लो आप एग्जाम हॉल में हो और आपको एग्जाम हॉल में जब आंसर शीट मिलेगी, तो उसमें आप रोल नंबर, एग्जाम कोड, सेंटर कोड एटसेट्रा लिखने के बाद आपको शीट के साइड में मार्जिन बनाना होगा। मार्जिन बनाने का पहला फायदा ये होगा कि लिखा हुआ कंटेंट सुंदर दिखेगा और आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि नेक्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है। दूसरा फायदा, मार्जिन के बाद वाला स्पेस आप रफ वर्क के लिए भी यूज कर सकते हो। अब जब आपने मार्जिन बना ही लिया है, तो मार्जिन के बाहर इस तरह से कुछ मत लिखना, बहुत खराब दिखेगा। उसके बाद आपने सेक्शन मेंशन करना है, जिस भी सेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो कोशिश करना आपका आंसर पैराग्राफ में ना लिखकर आप पॉइंट्स में लिखो। जब आप नेक्स्ट आंसर लिखोगे तो आपने 2 लाइन छोड़कर लिखना है। ये 2 लाइन छोड़ने का फायदा ये होगा कि चेकर को एक आंसर को दूसरे आंसर से डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अगर एक आंसर दूसरे आंसर में मिक्स होगा तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फिर 2 लाइन छोड़ो और नेक्स्ट आंसर लिखो। आप देख रहे हो ये प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी और क्लियर लग रही है। इस प्रेजेंटेशन की वजह से आपकी आंसर शीट को बहुत ही आसानी से और कम समय में चेक किया जा सकता है। और आपने सही मायने में यही करना है। जितनी आसानी से और कम समय में आपकी आंसर शीट चेक होगी, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलने की संभावनाएं हैं। फिर जब आप नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करोगे तो वो नेक्स्ट सेक्शन भी आपने 2 लाइन छोड़कर मेंशन करना है।
उसके बाद फिर वही आंसर लिखना है और अपने आंसर लिखना स्टार्ट करना है। कुछ स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर को लेफ्ट साइड में ना लिखकर लाइन के मिडल में भी लिखते हैं, इस तरीके से, और उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरीके से। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने का क्या फायदा होता है। इसको समझने के लिए हमें चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो मान लो आप खुद ही चेकर हो और आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि 3 नंबर का है, और सेम क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं जो 2 अलग-अलग स्टूडेंट्स ने लिखे हैं। तो एक स्टूडेंट इसका आंसर पैराग्राफ में लिखता है, जबकि क्वेश्चन में स्टेप्स पूछे गए हैं, और किसी दूसरे स्टूडेंट ने सेम यही आंसर पॉइंट्स में लिखा है और उन पॉइंट्स में भी जो मेन आंसर्स हैं उनको हाईलाइट किया है। तो अगर आपको ये दोनों आंसर शीट चेक करने के लिए दी जाए तो आप किसको फुल मार्क्स दोगे? सोचो सोचो। बिल्कुल सही। चेकर्स भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। काफी सारी शीट चेक करने के बाद उन्हें अच्छी प्रेजेंटेशन वाली शीट को पूरे मार्क्स देने की आदत पड़ जाती है, और इसी चीज का आपको पूरा फायदा उठाना है। तो आप देख सकते हो कि इस टॉप स्टूडेंट ने भी अपनी आंसर शीट में हर जगह पॉइंट्स में आंसर लिखे हुए हैं। ये कुछ आंसर शीट के स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर जगह पॉइंट्स पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स बना के आंसर लिखने की कोशिश की गई है, जो कि अच्छी आदत है। तो आइए दोस्तों, इसी आदत से इंस्पायर होके हम भी अपनी वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला पॉइंट है कि हमें थ्योरी कैसे लिखनी है। इस पार्ट में बताई गई चीजों को आप साइंस के अलावा बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो। अब इस चीज की इंपॉर्टेंस का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि अगर सिर्फ हमने ये राइटिंग स्किल सीख लिया तो ये आपको 4 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी एंड साइंस, यानी कि एक तीर से 4 शिकार। क्या बात है, ये तो सीखना ही पड़ेगा। दूसरा, हमें डायग्राम बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। और थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल देख के अच्छे अच्छे बच्चे के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता है तो भी आप इसमें मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं साक्षात 2019 साइंस के टॉप स्टूडेंट की आंसर शीट। इसमें हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। इन्होंने भी, आप देख सकते हो, अपना एग्जाम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना अच्छा माना जाता है, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, सेक्शन जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि हर एक सेक्शन के क्वेश्चन के मार्क्स अलग अलग होते हैं। थ्योरी पार्ट में अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलता है, लेकिन अगर हैंडराइटिंग एवरेज भी है तब भी आप एग्जाम में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज नोट करने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी टॉप स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इसका फायदा ना सिर्फ आपको बल्कि चेकर को भी होगा। एक्चुअल में चेकर के पास चेक करने के लिए बहुत सारी कॉपीज होती हैं, और वो चाहेगा कि मेरा काम जितना जल्दी निपट जाए उतना अच्छा होगा। ऐसे में अगर आप उसे ऐसी आंसर शीट चेक करवाओगे जिसमें क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे लिखे हों, आंसर ठीक से अलग ना किए हों, हैंडराइटिंग खराब है, तो टीचर क्या करेगा? ऑब्वियसली मार्क्स डिडक्ट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसे ऐसी कॉपी चेक करने को मिले जिसमें आंसर में सभी मेन पॉइंट हाईलाइटेड हैं, साफ हैंडराइटिंग है, और प्रेजेंटेशन और कंटेंट कमाल का लिखा हुआ है, तो ऐसी आंसर शीट जल्दी चेक हो जाएगी। और यकीन मानो, जितनी जल्दी आपकी कॉपी चेक होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने पहले 4-5 पेजेस में प्रेजेंटेशन और कंटेंट अच्छा बना दिया बिना ज्यादा कटिंग किए, तो आपका इंप्रेशन चेकर पर अच्छा पड़ेगा। और एक बार आपका इंप्रेशन अच्छा बन गया तो टीचर आपकी छोटी मोटी गलती को इग्नोर करके पूरे मार्क्स देके आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और टीचर्स बोलते हैं कि जो आपको आता है पहले उसे लिख लो। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि मेन पॉइंट हाईलाइट करने का मतलब है आप चेकर की अटेंशन को एक पॉइंट पर लेकर जा रहे हो, और आपका अच्छा इंप्रेशन बनने के बाद चेकर आपके आंसर में थीम सर्च करेंगे। अगर आपका हाइलाइटेड पॉइंट उनकी थीम से मैच कर गया तो वहां आपको पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ मैंने आपको चेकर के माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है। अब इसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए आप यूज करना चाहोगे वो आप पर निर्भर है, बाकी आप खुद समझदार हो। यहाँ आप देख सकते हो कि इस स्टूडेंट ने अपनी पूरी आंसर शीट में हर जगह मेन वर्ड्स को हाईलाइट किया है।
और आपने भी अपनी आंसर शीट में इस चीज को फॉलो करना है। तो आज से ही मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की आदत बना लो। नेक्स्ट चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप एक आंसर कंप्लीट कर लोगे तो दूसरा आंसर लिखने से पहले आपने 2 लाइन का स्पेस छोड़ना है। इससे चेकर को एक आंसर से दूसरे आंसर को डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अगर एक आंसर में दूसरा आंसर मिक्स हो जाता है तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। प्रेजेंटेशन के अलावा कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा है तो सोने पे सुहागा है। कंटेंट अच्छा बनाने के लिए आपको उसमें टेक्निकल टर्म्स ज्यादा यूज करने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ इस शीट में देख सकते हो कि कैसे वर्ड का यूज किया गया है। जैसे इस आंसर में इग्निशन टेम्परेचर, कैलोरीफिक वैल्यू एटसेट्रा। तो जब आप रिवीजन करो तो ऐसे वर्ड पर ध्यान दो, इन्हें साइड में लिख लो या बार बार बोल के याद कर लो, क्योंकि अगर ऐसे वर्ड्स आपने अपने आंसर में यूज किए तो आपके आंसर्स का स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। कुछ और टेक्निकल वर्ड्स जो इस आंसर शीट में यूज किए गए हैं वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट चीज जो हमने ऑब्जर्व की है वो है इनिशियल या क्लोजिंग लाइन का लिखना। यहाँ पर हमें ऐसा यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है जिसका आंसर हम सीधा वोट लिखकर भी दे सकते थे, पर अपने आंसर को जेन्युइन और खुद को एग्जामिनर की नजर में रिलायबल बनाने के लिए हमें उसमें इनिशियल लाइन ऐड करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो यहाँ पे गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं। डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता था पर उसने वहां पर डायरेक्ट आंसर ना देके इनिशियल लाइन का यूज किया है। इनिशियल लाइन जैसे गुड फ्यूल इज वन, सो डायरेक्ट आंसर लिखने की बजाय आप इनिशियल लाइन से स्टार्ट करें, ज्यादा अच्छा होगा। तो आइए अब हम सभी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। इसमें सबसे पहले यही लिखा है कि आपको मार्जिन ड्रॉ करना है और उसके बाद सेक्शन मेंशन करना है। 2 लाइन छोड़कर आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडराइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए। यार हैंडराइटिंग साफ होना और हैंडराइटिंग अच्छा होना ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा हैंडराइटिंग साफ होनी चाहिए, तो आप अपने आंसर्स आंसर शीट में इस तरीके से लिखोगे कि आपका हर एक वर्ड आसानी से पढ़ा जा सके, जिसके लिए आप एक अच्छा सा पेन मार्केट से बाय करोगे। ऐसा पेन जो इंक ना छोड़े और जो ब्लू या ब्लैक कलर का हो। इसके अलावा कोई और कलर जैसे रेड, ग्रीन, इस कलर के पेन आपने अपनी आंसर शीट में यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि आपको 2 आंसर्स के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप छोड़ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है, इनिशियल या क्लोजिंग लाइन ऐड करनी है और अपने आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं। वैसे तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं बट मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो है पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 7। तो अब हमने अच्छे से आंसर लिखना सीख लिया है, लेकिन क्या हम अपनी आंसर शीट में सिर्फ आंसर लिखते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हम अपनी आंसर शीट में आंसर के साथ साथ डायग्राम भी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं डायग्राम बनाते वक्त हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। इसमें पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए, जिसके लिए आप शार्प पेंसिल और स्केल का यूज करके डायग्राम बनाओगे। रफ या जल्दी में डायग्राम मत बनाना। सेकंड पॉइंट है लेबलिंग। यार बिना लेबलिंग का डायग्राम ऐसा है जैसे बिना पानी की पानी पूरी, मतलब किसी काम की नहीं। तो आपने भी एग्जाम में ऐसे ही साफ साफ लेबलिंग करनी है जैसे इस आंसर शीट में की गई है। और अगर आप लाइट चैप्टर से रे डायग्राम बना रहे हो तो आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे में एरो जरूर शो करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया या करना भूल गए तो आपके कुछ मार्क्स काट लिए जाएंगे। वैसे डायग्राम बनाने का सही तरीका ये है कि आप डायग्राम लेफ्ट साइड में रखो और उसकी लेबलिंग राइट साइड में की गई हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने के साथ साथ प्रॉपर एंड कंप्लीट लेबलिंग करते हो, तो भी आपको उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपने अपने डायग्राम को टाइटल जरूर देना है। अगर आप कोई मिरर या लेंस का डायग्राम बना रहे हो तो आपको मेंशन करना है कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। और अगर आप हार्ट का डायग्राम बना रहे हो तो टाइटल देना होगा ह्यूमन हार्ट। उसके बाद हमें अपने डायग्राम की डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो आपको आती ही होगी, और अगर नहीं भी आती होगी तो 2-3 लाइन में ये लिख देना कि आपने अपने डायग्राम में क्या क्या शो किया है। इसको हम क्लोजिंग लाइन भी बोल सकते हैं। तो आइए अब हम सभी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं ताकि हम इन्हें भूल ना जाएं। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके डायग्राम बनाने के लिए। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है नीट एंड क्लीन डायग्राम। साफ सुथरा डायग्राम होना चाहिए जिसके लिए हम शार्प पेंसिल और स्केल यूज करेंगे। हमारी लेबलिंग प्रॉपर और कंप्लीट होनी चाहिए।
हमारे डायग्राम का एक टाइटल देना चाहिए हमें और डिस्क्रिप्शन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे क्या हुआ? अरे हाँ भाई हाँ, मुझे पता है इस वीडियो का थर्ड पार्ट कि हम न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे अभी रहता है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ी हो गई थी तो मैंने इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये सही भी है, एक ही बार में सब कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो सही समय आने पर कुछ ना कुछ जरूर भूल जाओगे, तो पढ़ने का कुछ फायदा ही नहीं होगा। जैसे हम रोटी खाते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, पता है क्यों? ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। वैसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस टॉपिक को हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और हम उस टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकें। तो दोस्तों अगर आप मेरी मेहनत से कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भैया बेल आइकन के बारे में भी बता ही दो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर आप किसी सच्चे दोस्त के लिए सच्चे मन से प्रे करते हो कि उसके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, तो बिना सोचे इस वीडियो को उससे शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।